हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितनी तरह की होती है। क्लास 9th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ना ही एटम डिसअपियर होते हैं, ना ही अपीयर होते हैं। एक्चुअली में केमिकल रिएक्शंस जो हैं इनके अंदर ब्रेकिंग होती है और मेकिंग होती है बॉन्ड्स की बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो है रिएक्शन जो है वो होती है और कितनी तरह की रिएक्शन जो है वो होती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लर्न करें कि एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, ये दोनों अगर कंबाइन होकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इस तरह की रिएक्शन को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बीकर ले लीजिए। बीकर के अंदर आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और आपने वाटर लिया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ये आपका दोनों रिएक्ट करेगा और ये जो बीकर है ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन जो है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसको आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसका नाम होता है क्विकलाइम, जब ये वाटर से रिएक्ट करती है तो ये स्लेगलाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होती है विद द लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो आपने एक कैल्शियम ऑक्साइड का लिया बीकर के अंदर, वाटर उसमें ऐड किया, आपको टेम्परेचर इंक्रीज मिला। ये आपको बताता है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड एक आपका एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट वाटर है, जो दोनों मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि इस रिएक्शन में आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, 2 या इससे भी ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, इसलिए ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को आप ए मान लीजिए, वाटर को आप बी मान लीजिए और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है उसको ए बी मान लीजिए। तो ये आपका बेस्ट वो है जिसमें आपको ऐसा लगे, वो आप कह सकते हैं कि वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपको इस तरह की बहुत सारी रिएक्शन के एग्जांपल्स जो है वो मिल जाएंगे। अब हम एक और बात देखते हैं कि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करता है तो ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट देता है। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम लोग व्हाइट वॉश करते हैं तो व्हाइट वॉश के दौरान हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके इस स्लेग लाइन का सॉल्यूशन बनाते हैं। इस स्लेग लाइन के सॉल्यूशन को हम लोग वॉल्स पे पेंट कर दिया जाता है और जब नेचर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है ये इसके साथ रिएक्ट करती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। कैल्शियम कार्बोनेट जो एक हार्ड सब्सटेंस है जो व्हाइट कलर का होता है, जिसकी वजह से व्हाइट वॉश करने के कुछ दिन बाद आपको जो वॉल है वो आपको 2-3 डेज के बाद आपको वो अच्छे से व्हाइट नजर आने लग जाती है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the wall. तो ये चीज आप याद रखिए कि जो केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का वो वही है जो मार्बल के लिए होता है, CaCO3। कुछ और एग्जांपल्स भी हम लोग पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल है, यानी कि कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये भी आपका एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दूसरा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है वाटर की फॉर्मेशन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a single product। इस एक्टिविटी में हमें ये भी देखने को मिलता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से रिएक्शन मिक्सचर जो है वो वार्म हो रहा है। तो ये चीज आपको एक याद रखनी है कि वो रिएक्शंस जिसके अंदर हीट रिलीज होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट,
उन रिएक्शंस को आप एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस की कुछ और एग्जांपल, जैसे कि नेचुरल गैस की बर्निंग। मीथेन जो है जब ये जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती है। दूसरा एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हम सभी जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है जो हम खाते हैं। जब डाइजेशन होता है तो फूड सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, जैसे कि राइस है, पोटैटो है, ब्रेड है, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये ग्लूकोज में टूट जाता है। ये ग्लूकोज जो ऑक्सीजन हम लोग रेस्पिरेशन के दौरान लेते हैं उससे हमारी बॉडी में जाता है और ये लास्ट में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये ग्लूकोज यूनिट है, ये ऑक्सीजन है, ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देती है। ऑक्सीजन आप रेस्पिरेशन में अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के बाद बाहर चली जाती है, परंतु इस प्रोसेस में जो ये एनर्जी रिलीज होती है ये एटीपी की फॉर्म में होती है और ये हमारी बॉडी के अंदर वेरियस पर्पस के लिए यूज होती है। तीसरा एग्जाम्पल जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है वो वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में कन्वर्जन भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। चलिए एक और एक्टिविटी देखते हैं जहां पर हमें पता चले कि आप ये बताइए कि जो एक्टिविटी आपने 1.1 पढ़ी, हीट जो गिवन आउट हो रही है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट। तो आप ये जानते हैं कि जो एक्टिविटी 1.1 थी जो आपने ये पढ़ी थी, इस एक्टिविटी के अंदर भी जो आपको ये रिएक्शन मिल रही है ये आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल, क्योंकि इसके अंदर हीट रिलीज हो रही है तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो चलिए डीकंपोजिशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। डीकंपोजिशन, जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि जब कोई एक आपका प्रोडक्ट है, आपका कोई एक रिएक्टेंट है, वो अगर ए और बी में ब्रेक हो जाए यानी कि डीकंपोज हो जाए अपने अलग अलग एलिमेंट्स में, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, तो हम उस तरह की रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। चलिए इसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल से स्टडी करते हैं। आप 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लीजिए। आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए। अब आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर नोट डाउन कीजिए। फेरस सल्फेट जो है वो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। आप अब इसको हीट करना शुरू कीजिए। जब आप हीट करेंगे तो ये सब्सटेंस गर्म होना शुरू होगा। सबसे पहले इन क्रिस्टल्स का कलर जो है वो चेंज होगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं वाफ्टिंग गैस जेंटली टूवर्ड्स नोज। आप थोड़ा सा उसको देखिए। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और ऑन योरसेल्फ, क्योंकि आपको हार्म कर सकते हैं। आपको इसमें सल्फर की स्मेल आएगी, इसलिए आपको यहाँ पर ये एक्टिविटी में बोला जा रहा है। आपने देखा कि जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर आपको सल्फर की जो है बर्निंग सल्फर की यहाँ पर नजर आती है। फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हैं तो ये खुद फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है रिलीज करता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बेसिकली बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो ये बर्निंग ऑफ सल्फर की स्मेल है वो इनकी वजह से होती है। इस रिएक्शन में आपने ये देखा कि जो सिंगल रिएक्टेंट है FeSO4, ये आपके 3 प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया, Fe2O3, SO2 और SO3। इसलिए ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फेरस सल्फेट एक्चुअली में 7 वाटर मॉलिक्यूल के साथ होता है। जब ये 7 वाटर मॉलिक्यूल के साथ होता है तो इसका ग्रीन कलर होता है। सबसे पहले ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये इवेपोरेट होते हैं और आपका फेरस सल्फेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फेरस सल्फेट जो है ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फेरिक ऑक्साइड जो है वो एक सॉलिड है, जबकि SO2 और SO3 जो है वो गैसेस हैं। डिकम्पोजिशन, अब ये आपका एक एग्जाम्पल तो आपका ये वाला हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल आपको इसमें दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो ब्रेक हो जाता है। ये भी आपका एक एग्जाम्पल है जो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम या क्विक लाइम कहते हैं। इसके सीमेंट बनाने के लिए बहुत सारा यूज किया जाता है। जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, तो ये आपका थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो जाता है।
जैसे कि आपका ये वाला एग्जाम्पल है या आपका ये वाला एग्जाम्पल है, बोथ दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इन दोनों ही रिएक्शंस के अंदर आप जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं वो हीट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों ही एग्जाम्पल जो हैं ये आपके थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। आप इसी के लिए थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए लेड नाइट्रेट भी ले सकते हैं। अगर आप लेड नाइट्रेट लेते हैं, लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस। अगर आप इसको बॉइलिंग ट्यूब में लेते हैं, आप इसको हीट करते हैं, तो आपको इसके अंदर भी NO2 के जो है आपको ब्राउन फ्यूम्स जो है वो नजर आती हैं, क्योंकि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो है रिएक्शन होती है वो क्या होती है, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस जब हीट किया जाता है तो लेड ऑक्साइड में, NO2 में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। अब ये जो NO2 है ये आपके ब्राउन फ्यूम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है अगर वो हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो उनको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। परंतु अगर हम जो है इसको किसी और मेथड से करें, हीट करने की बजाय हम इनको इलेक्ट्रिसिटी पास करके कहें, तो इसको क्या कहते हैं, चलिए अब उसको देखते हैं। एक और हम एक्टिविटी देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। आप ये एक प्लास्टिक मग ले लीजिए, इसके अंदर 2 होल कर दीजिए बेस पर, और इसके अंदर आप कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ये वाले जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये आपके ग्रेफाइट रोड या आप इनको कह सकते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट रोड्स कह सकते हैं या कार्बन इलेक्ट्रोड्स कह सकते हैं, इनको आप इसके अंदर फिक्स कर दीजिए। उसके बाद इन इलेक्ट्रोड्स को आप एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए। इस मग को आप पानी से इस तरह से भर दीजिए कि इलेक्ट्रोड्स जो है इसके अंदर कंप्लीटली इमर्स्ड हो जाएं। अब इसी पानी के अंदर आप थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दीजिए। अब 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए फिल्ड वाटर से और इनको इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इन्वर्ट कर दीजिए। स्विच कर दीजिए करंट को और लीव कर दीजिए एपरेटस को अनडिस्टर्ब्ड सम टाइम के लिए। थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर बबल फॉर्मेशन नजर आएगी। ये बबल जो है डिस्प्लेस कर देंगे वाटर को टेस्ट ट्यूब में और ये दोनों ऊपर जो है इकट्ठा हो जाएंगे। एक तरफ आपकी ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो गई है, एक तरफ आपकी हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो गई है। आप इन ट्यूब्स को टेस्ट कर सकते हैं। आप बर्निंग कैंडल लेकर आइए, अगर कोई कैंडल वहीं पे जलती रहती है तो वो ऑक्सीजन है, क्योंकि वो ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग के लिए। परंतु अगर कोई पॉक साउंड के साथ बर्स्ट हो जाती है तो वो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। तो आपको ये पता चलता है कि इससे क्या है, ये आपका मेथड कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसी से आप ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस ऑक्सीजन को आप सिलेंडर में भर के ऑक्सीजन सिलेंडर भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि अगर आप सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड चाइना डिश में लेते हैं, आप इसको थोड़ी देर सनलाइट में रख दीजिए। सनलाइट में रखने के बाद ये थोड़ा ग्रेइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये डिकम्पोजिशन है जो लाइट की वजह से हो रही है, सनलाइट की वजह से हो रही है, इसको आप फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहती हैं। हम देखते हैं कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे हो जाता है जब सनलाइट में रखा जाता है। तो ये डिकम्पोजिशन है जो आपकी लाइट के जरिए हो रही है। 2AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म Ag एंड Cl2। तो ये वाली जो डिकम्पोजिशन है ये आपकी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के नाम से जानी जाती है। इवन सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये भी आपका सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन आपका रिलीज करता है। ये दोनों ही रिएक्शंस जो हैं ये ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। आपने ये देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, चाहे वो लाइट की फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो। तो आप ये चीज याद रखिएगा, जिन रिएक्शंस के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है वो रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो एक बात जो आपको यहां से निकल कर आई वो ये आई कि आपके पास जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो जनरली एक्सोथर्मिक थी, जबकि जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं ये जनरली एंडोथर्मिक होती हैं नेचर के अंदर। अब आप क्या कर सकते हैं, आप 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, उसके अंदर 1 ग्राम एमोनियम क्लोराइड डालिए। आपने क्या लिया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है, BaOH ट्वाइस। आपने इसके अंदर डाला है एमोनियम क्लोराइड। आप इन दोनों को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप देखिए, जब आप इसको बॉटम को टच करेंगे तो आप देखेंगे कि इस एक्टिविटी में आपको क्या नजर आएगा,
आपका एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड है। आपका जब ये रिएक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको बेरियम क्लोराइड मिलेगा और आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो इस रिएक्शन में आपको क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगी और ये आपको थोड़ा सा ठंडा लगेगा। तो ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये एक्टिविटी आप अपनी लैब में परफॉर्म करके देख सकते हैं। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन जो इसका है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जो सॉल्यूशन X है, एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस X का जो हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, सोचिए। हम लोगों को ये बताना है कि एक सॉल्यूशन है और वो सब्सटेंस X का है जिसको हमें व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करना है। तो सब्सटेंस X क्या हो सकता है, सब्सटेंस X हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आप कहते हैं कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन 1 अबव विद वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये स्लेग लाइम है, ये क्या है, ये क्विक लाइम था। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेग लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद ये कहते हैं why is the amount of gas collected in one of the test tube of in activity 1.7 double the amount collected in the other, name this gas। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करें तो जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके 2 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे और 1 ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा है कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिलीज होता है तो 2, आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जब ये 2 वाटर 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको रिलीज कर रहा है तो 2 मोल्स अगर हाइड्रोजन के रिलीज हो रहे हैं तो 1 मोल आपका ऑक्सीजन का मिल रहा है। तो हमेशा जो हाइड्रोजन है वो डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपकी इस रिएक्शन के अंदर रिलीज होगी। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन और आपका डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हमारी थर्ड टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी 2 तरह की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले हम लोग बात करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। तो चलिए इसके लिए हम इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है। ये आपको एक स्टैंड दिखाया गया है, आपको एक ये टेस्ट ट्यूब दिखाई गई है, ये आपको आयरन नेल दिखाई गई है। ये आयरन नेल जो है ये आपको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में दिखाई गई है। ये थ्रेड की मदद से आपने आयरन नेल्स को इसके अंदर डिप किया हुआ है। दैट मीन्स ये जो आपको शो किया गया है apparatus, इसमें आपको आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिखाई गई है। आपने 3 आयरन नेल्स लेनी है, या यहाँ पर 2 शो की गई हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। उनको क्लीन कर लीजिए सैंड पेपर से रब करके ताकि उनकी सरफेस पे कोई भी इम्प्योरिटी कुछ भी और जो है वो नहीं लगा हो। उसके बाद आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक को A मार्क कर दीजिए, दूसरे को B मार्क कर दीजिए। हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। 2 आयरन नेल आप एक थ्रेड से इमर्स कर दीजिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब B में लगभग 20 मिनट के लिए और उसको एक साइड रख दीजिए। 20 मिनट के बाद उन आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से निकालिए और देखिए कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका A में है और B में है क्या उनके कलर में चेंज है। इसका मतलब क्या है, आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सिर्फ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर 2 आयरन नेल को हैंग किया। 20 मिनट बाद आपने इन आयरन नेल्स को बाहर निकाल दिया और आप इन दोनों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कलर को कंपेयर कर रहे हैं। अब जब आप इनको इस तरीके से करेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और ये वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपने आयरन नेल डालकर बाहर निकाल दी, ठीक है। ये आयरन नेल आपकी ओरिजिनल है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने के बाद है। आपको अच्छी तरह से पता है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब आपका आयरन नेल आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हैंग करेंगे तो ये जो आयरन है ये इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये कॉपर जो है ये बाहर निकल जाएगा
और जब ये कॉपर बाहर निकलेगा और आयरन यहाँ आएगा तो आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा आयरन सल्फेट का और आपके पास कॉपर बाहर निकल जाएगा। आपको पता है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है, जबकि आयरन सल्फेट सोल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर का होता है। तो आपका जो सोल्यूशन है वो ब्लू से ग्रीनिश कलर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपने आयरन नील को डिप किया हुआ है। इसके अंदर आपको ये पता चलता है कि आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर देता है, ये रिमूव कर देता है दूसरे एलिमेंट को, कॉपर को, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस तरह की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। दूसरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या हैं? जिस तरीके से आपके आयरन ने डिस्प्लेस किया था कॉपर को, उसी तरह से आपका जिंक और लेड भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहां जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक सल्फेट और कॉपर आपको मिल गया। लेड को देखें तो लेड आपका क्या कर रहा है? लेड आपका कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और PbCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, और लेड के बाद आपका कॉपर जो है वो बाहर निकल रहा है। तो इस चीज से हमें एक चीज पता चलती है कि आयरन, जिंक और लेड ये तीनों ही कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे इजीली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो ये जो था ये आपका एग्जाम्पल था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आप देखिए, आपने दोनों साल्ट लेने हैं। आपने 3 ml सोडियम सल्फेट लिया। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4। दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने 3 ml जो है वो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, BaCl2। आप इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने पर क्या होगा? जब सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो आपके बेरियम सल्फेट के और सोडियम क्लोराइड के आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ये सोडियम है ये बेरियम की जगह आ रहा है, और ये जो बेरियम है ये सोडियम की जगह आ रहा है। बेरियम सल्फेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट ना होकर 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, सोडियम बेरियम की जगह रह रहा है और बेरियम सोडियम की जगह जा रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा, इसमें आपको बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए आप इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपको ऐसा करने पर एक व्हाइट सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल होता है वो मिलता है, इसलिए आप उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। इसलिए इस तरह की रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। परंतु चूंकि इसमें 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट के, वो सल्फेट और बेरियम के बने हुए हैं। अदर प्रोडक्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आप लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? ये चीज आपने कल के लेक्चर में भी देखी होगी। ये आपकी एक्टिविटी थी 1.2। लेड नाइट्रेट को जब आप पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं तो आपके पास लेड आयोडाइड के क्रिस्टल्स बनते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। अब I2 को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 करना पड़ता है, और इस 2K को बैलेंस करने के लिए 2KNO3 करना पड़ता है। तो ये आपके पास जो आपको ये प्रेसिपिटेट्स मिल रहे हैं, ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं लेड आयोडाइड के। तो व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट? द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज येलो। द नेम इज लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड। This is the balanced chemical equation for this reaction. Yes, it is an example of double displacement reaction because lead आपका पोटेशियम से डिस्प्लेस हो गया और यहां पर पोटेशियम ने लेड को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए ये आपका एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। चलिए अब हम लोग करते हैं अपनी लास्ट काइंड ऑफ रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इसको अब ध्यान से समझिए। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको आगे की हायर क्लासेस में भी काम आने वाला है। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, जो कॉपर पाउडर है ये कोटेड होता है ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड से जब आप इसको एनवायरनमेंट में रख देते हो। ये ब्लैक सब्सटेंस कहां से आया?
जो आपका कॉपर है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने पर कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कॉपर में ऐड हो जाती है और कॉपर ऑक्साइड आपका बन जाता है। अब अगर इसी कॉपर ऑक्साइड में आप हाइड्रोजन पास करते हैं तो वापस आपको कॉपर मिल जाता है और वाटर आपका रिलीज हो जाता है। If hydrogen gas is passed over this heated material, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. That means oxidation और reduction आपस में interrelated है। अगर आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन है। If a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, परंतु अगर कोई लूज करता है ऑक्सीजन तो हम कहते हैं रिड्यूस हो गया। जैसे यहां पर कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। परंतु यहां पर ऑक्सीजन को लूज कर दिया तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यानी कि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस रिएक्शन के दौरान कॉपर 2 ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और या कह सकते हैं कि रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइज हो रहा है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये समझा सकते हैं कि एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है जबकि दूसरा जो है वो रिड्यूस होता है। क्योंकि एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, H2 वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन है, CuO ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, रिड्यूस कर रहा है, लॉस कर रहा है, इसलिए ये रिडक्शन है। तो आप इनके और इनके एग्जाम्पल भी स्टडी कर सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड से क्या बन रहा है। जिंक ऑक्साइड से आपका जिंक बन रहा है। कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक का बनना क्या हुआ, ये आपका हो गया रिडक्शन। और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। सिमिलरली MnO2 में क्या हो रहा है, MnO2 जो है वो MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है। HCl क्या हो रहा है, HCl से आपका जो है वाटर जो है वो बन रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर भी आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस जो है वो चल रही हैं। In reaction 1.31 carbon is oxidized to carbon monoxide and ZnO is reduced to zinc, जबकि रिएक्शन 1.32 में HCl is oxidized to chlorine, HCl is oxidized to chlorine and MnO2 is reduced to MnCl2। MnO2 किस में रिड्यूस हो रहा है, MnCl2 में, दिस इज रिड्यूस्ड। और HCl किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है वाटर में। HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोरीन में, सॉरी HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में क्या क्या हो सकता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि यहां पर आपका HCl से हाइड्रोजन रिमूव होकर Cl2 बना, इसलिए ये आपका ऑक्सीडेशन है। उसी तरह से रिडक्शन के दौरान क्या होगा, रिडक्शन के दौरान या तो आपकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती हुई दिखाई देगी, या तो आपकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती हुई दिखाई देगी, या फिर आपकी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती हुई आपको दिखाई देगी प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इस एग्जाम्पल से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज्ड है, और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर रहा है या हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो वो आपका रिड्यूस्ड हो रहा है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट लाइन है इस पैराग्राफ में से। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो आपको डेजलिंग फ्लेम मैग्नीशियम ऑक्साइड की मिलती है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में MgO में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपका ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म MgO।
क्या आपने कभी अपनी डेली लाइफ में कहीं पर कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी है? तो बेस्ट एग्जांपल है कोरोजन। आप लोगों ने आयरन आर्टिकल्स को देखा होगा कि वो जब नए आते हैं तो वो बड़े चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, परंतु धीरे धीरे उनके ऊपर रेडिश ब्राउन पाउडर जो है वो जमा होता रहता है। ये प्रोसेस कॉमनली रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से जाना जाता है। कुछ अदर मेटल्स भी हैं जो टार्निश हो जाती हैं इसी मैनर में। क्या आपने ये चीज नोटिस की है कि जो कलर है कोटिंग का, जो कॉपर पे बनता है वो आपका ग्रीन कलर का बनता है, और जो आपका सिल्वर पे बनता है वो आपका ग्रेइश ब्लैक से कलर का होता है, ज्यादातर ग्रे या फिर ब्लैकिश सा होता है। जब एक मेटल अटैक होती है सब्सटेंस से अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, तो हम कहते हैं कि वो कोरोड हो रही है और इस प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है। तो जो ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे होती है या ग्रीन कोटिंग कॉपर पे होती है, ये भी आपके कोरोजन के अदर एग्जांपल्स हैं। कोरोजन से कार की बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स, ये सब चीजें जो है ये खराब होती हैं। कोरोजन जो है ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और हमारे देशों का बहुत सारा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रिप्लेस्ड डैमेज्ड आयरन को बदलने में चला जाता है। उसके बाद एक टर्म और आती है कि क्या आपको पता है रेंसिडिटी क्या होती है? क्या आप लोगों ने फैट या ऑयल कंटेनिंग मैटर जो है कुछ टाइम के लिए अगर पड़ा रहे तो वो आपने कभी सूंघा है? उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है। जब फैट और ऑयल जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो रेंसिड हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन जो है उसको प्रिवेंट करना होता है, उसके लिए हम लोग कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, ताकि हम उस फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकें। कीपिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर ऑल्सो हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। क्या आपको पता है कि जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने बैग्स को, जो चिप्स के बैग्स होते हैं, उनको फ्लश करने के लिए, फ्लश यानी कि फुलाने के लिए, वो उसके अंदर नाइट्रोजन भरते हैं ताकि वो चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचा सके। अब ये पूछता है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? जब आप एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और ये आपका FeSO4+ कॉपर में बदल जाता है। इसीलिए कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू से ग्रीनिश में कन्वर्ट हो जाता है। क्या आप एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हो? बिल्कुल दे सकते हैं। हम कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे सकते हैं। जैसे कि आपकी सिल्वर नाइट्रेट के अंदर अगर हम NaCl ऐड कर दें तो आपको AgCl के प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं और NaNO3 आपका रिलीज हो जाता है। क्या आप इन सब्सटेंस, इन रिएक्शन से बता सकते हैं कि क्या ऑक्सीडाइज हुआ और क्या रिड्यूस हुआ? तो पहली रिएक्शन लेते हैं, 4Na प्लस ऑक्सीजन गिव राइट टू Na2O। यहां पर Na जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, दिस इज एन ऑक्सीडाइज रिएक्शन, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम गेट ऑक्सीडाइज टू सोडियम ऑक्साइड, और ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऑक्सीजन आपकी रिड्यूस हो रही है। तो आप लिख सकते हैं सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू Na2O एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। और सेकेंड रिएक्शन में अगर देखें तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है और H2 वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर and H2 is oxidized to water। तो इस तरीके से आपका ये लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अगर आपको इसमें से कुछ भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।